अ, आज की इस गहन चर्चा में सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हमारे पास लेखों, डेटा रिपोर्ट्स और दुनिया भर की अहम खबरों का एक बहुत ही दिलचस्प स्टैक है। बिल्कुल। और आज के इस सफर में बहुत कुछ कवर करना है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। दुनिया भर में जो बड़े भू राजनीतिक टकराव चल रहे हैं ना, वहाँ से लेकर हमारी रसोई के बजट, पर्यावरण की चौंकाने वाली सच्चाइयों और विज्ञान के नए शोधों को आपस में जोड़ना। मतलब ये समझना कि ये सब अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही बड़ी पहेली के हिस्से हैं। सही कहा। आज सुबह जब मैं डेटा देख रहा था तो एक बात ने मुझे सच में चौंका दिया। जरा सोचिए, हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में फंसा एक अकेला जहाज सीधे हमारे घर के गैस सिलेंडर की कीमत तय कर रहा है। पहली नजर में तो ये थोड़ा अजीब लगता है कि इन दोनों का आपस में क्या लेना देना है। देखिए, इस सूचनाओं से भरे दौर की यही सबसे बड़ी खासियत है। कोई भी घटना शून्य में नहीं होती। दुनिया के एक कोने में लिया गया फैसला या वहां का कोई भी तनाव एक पूरी श्रृंखला यानी एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। जो सीधे रोजमर्रा के जीवन पर असर डालता है। बिल्कुल। इन स्रोतों को जब हम जमीनी हकीकत के चश्मे से देखते हैं तो साफ हो जाता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन और हमारी लोकल अर्थव्यवस्था आपस में कितनी गहराई से गुंथी हुई हैं। तो आज हम इसी उलझी हुई कड़ी के हर एक धागे को सुलझाने वाले हैं। तो शुरुआत उसी जगह से करते हैं जहां से इस वक्त सबसे ज्यादा तनाव पैदा हो रहा है। स्रोतों के अनुसार ये केंद्र बिंदु इस वक्त मध्य पूर्व बना हुआ है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का आज 8वां दिन है। और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे किसी भी पैमाने पर बहुत विशाल हैं। हाँ, मतलब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका ने पहले ही हफ्ते में 3000 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है। और इसके जवाब में ईरान ने आधी रात को इजराइल पर जो पलटवार किया है उसका तरीका भी ध्यान देने लायक है। उन्होंने 8 मिसाइल साल्वो दागे हैं। साल्वो यानी एक ही झटके में कई मिसाइलों की एक साथ बौछार करना। सही। ताकि सामने वाले के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से कंफ्यूज किया जा सके। और ये बौछार सिर्फ आसमान में ही नहीं है, कूटनीतिक बयानों में भी साफ दिख रही है। बिल्कुल दिख रही है। अगर दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के दावों को आमने सामने रख कर देखें तो स्थिति की जटिलता समझ आती है। हाँ, एक तरफ ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन का बयान है कि वे तब तक किसी पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेंगे जब तक कि उनके क्षेत्र से कोई हमला न हो। और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि आत्मसमर्पण का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसके ठीक विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा बिल्कुल अलग दिशा में है। उनका कहना है कि ईरान बुरी तरह हार रहा है और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो मध्य पूर्वी देशों के सामने हार मान रहा है। मतलब दोनों ही पक्ष अपने अपने नैरेटिव को मजबूती से पेश कर रहे हैं। लेकिन इन कूटनीतिक दावों के शोर में जो चीज दब जाती है वो है जमीनी नुकसान। स्रोतों में दिए गए मानवीय और बुनियादी ढांचे के नुकसान के आंकड़े बहुत गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। बहुत ही गंभीर। लेबनान में 200 से अधिक, ईरान में 1230 और इजराइल में 11 मौतें दर्ज की गई हैं। और बुनियादी ढांचे पर जो हमले हो रहे हैं उनका असर पीढ़ियों तक महसूस होता है। ईरान के केशम द्वीप पर, जो उनका केशम आइलैंड है, वहां एक डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला हुआ है। सुनने वालों के लिए बता दें कि डिसैलिनेशन प्लांट वो जगह होती है जो समुद्र के खारे पानी को प्रोसेस करके पीने लायक मीठे पानी में बदलती है। हाँ, और इस एक प्लांट के तबाह होने से 30 गांवों में पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मच गया है। जब युद्ध इस स्तर पर पहुंचता है तो बाकी देशों के लिए कूटनीतिक संतुलन बनाना एक कला बन जाती है। इस पूरी स्थिति में भारत का रुख समझना बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। एक तरफ हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आता है कि ईरानी हमले में जो ईरानी युद्धपोत डूबा, जिसका नाम IRIS देना था, हाँ, IRIS देना, वो घटनाओं के गलत पक्ष में फंस गया था। ये बयान एक तरह से दूरी बनाने का संकेत देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, एक बहुत ही बारीक कूटनीतिक कदम उठाते हुए भारत ने 4 मार्च को केरल के कोच्चि में एक दूसरे ईरानी जहाज IRIS लावन को मानवीय आधार पर रुकने की अनुमति भी दी। ये साफ दिखाता है कि भारत किस तरह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों तरफ के दबावों को नेविगेट कर रहा है। लेकिन इस नेविगेशन के बीच आम भारतीयों पर इस तनाव का सीधा असर पड़ रहा है। डेटा बताता है कि आर्मेनिया के रास्ते ईरान में जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, उन्होंने वहां से निकाले जाने की सख्त गुहार लगाई है। उनके परिवार भारी तनाव में हैं और बात सिर्फ वहां फंसे लोगों की नहीं है। पश्चिम एशिया में तनाव के चलते 9, 10 और 11 मार्च को होने वाली CBSE 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं तक को स्थगित करना पड़ा है। बदल रही है। और सिर्फ मध्य पूर्वी नहीं,
अगर हम अपने बिल्कुल करीब यानी दक्षिण एशिया की ओर देखें तो वहां भी राजनीतिक जमीन तेजी से खिसक रही है। हाँ, पाकिस्तान में एक आतंकवादी निरोधी अदालत ने पीटीआई के 47 सदस्यों को 10 साल की सजा सुनाई है, जो वहां के अंदरूनी सत्ता संघर्ष को दिखाता है। वहीं नेपाल से एक बहुत ही अलग तरह की राजनीतिक खबर है। वहां एक रैपर से राजनेता बने बालेन ने पूर्व प्रधानमंत्री ओली को भारी अंतर से हरा दिया है। ये घटनाएं भले ही छोटी लगें, लेकिन ये बताती हैं कि पूरे क्षेत्र में पुरानी सत्ता और नए विचारों के बीच एक बहुत बड़ा टकराव चल रहा है। खैर, अब इस भू राजनीतिक टकराव और ग्लोबल टेंशन के असर को सीधे अपनी रसोई से जोड़ करके देखते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि समुद्र में फंसा एक जहाज गैस की कीमत कैसे तय कर सकता है। स्रोतों के मुताबिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर में 114 रुपए 50 पैसे की तेज बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर 1883 रुपए का हो गया है। इस पर विपक्षी दलों की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे और ममता बनर्जी ने इसे लेकर बयान दिया है कि सरकार वैश्विक अस्थिरता का बहाना बनाकर महंगाई का पूरा बोझ सीधे आम जनता पर डाल रही है। इस महंगाई के पीछे का कारण समझना बहुत जरूरी है। अगर हम नक्शे पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखें, जो कि एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को दुनिया के बाकी महासागरों से जोड़ता है। सही, और दुनिया भर का एक बहुत बड़ा तेल व्यापार इसी संकरे रास्ते से होता है। आज के डेटा के अनुसार वहां व्यावसायिक यातायात में 95% की गिरावट आ गई है। ये एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमी की मुख्य नस के ब्लॉक होने जैसा है। वहां लगभग 600 जहाज फंसे हुए हैं, जिनमें 200 तेल ढोने वाले और 50 गैस वाहक जहाज शामिल हैं। और जाहिर है, जब सप्लाई पूरी तरह से रुक जाए तो बाजार में पैनिक होना और कीमतों का आसमान छूना तय है। भारत की ऊर्जा रणनीति के लिए तो ये खतरे की घंटी से कम नहीं है। भारत अपनी जरूरत का 40% तेल और 50% एलएनजी कतर से खरीदता है। और ये सारा माल इसी हॉर्मुज के रास्ते से आता है। अब जब वो रास्ता बंद है तो भारत को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए रूसी क्रूड की तरफ और ज्यादा झुकना पड़ रहा है, जिसे यूरल्स कहा जाता है। और यहाँ एक बहुत ही अजीब आर्थिक स्थिति पैदा हो गई है। आमतौर पर रूस का ये यूरल्स क्रूड ग्लोबल बेंचमार्क माने जाने वाले ब्रेंट तेल से सस्ता होता था। लेकिन अब इतनी ज्यादा डिमांड और पैनिक की वजह से ये रूसी क्रूड भी ब्रेंट ऑयल से ज्यादा महंगा हो गया है। यही कारण है कि इस संकट से निपटने के लिए आपातकालीन कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने तेल रिफाइनरियों को स्थानीय स्तर पर एलपीजी उत्पादन तुरंत बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक और रक्षा फैसला भी लिया जा रहा है। वहां जो 600 टैंकर फंसे हैं ना, उनमें से लगभग 10% टैंकर ऐसे हैं जिन पर भारतीय झंडा लगा है। अब इन फंसे हुए भारतीय जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए नौसेना को तैनात करने पर गंभीरता से विचार हो रहा है। हालांकि इस भारी ऊर्जा संकट के बीच भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक सकारात्मक कदम भी देखने को मिला है। भारत ने कनाडा की मशहूर कंपनी केमेको के साथ $2.6 बिलियन का एक बड़ा यूरेनियम समझौता किया है। हाँ, इसके तहत 2027 से 2035 के बीच 10,000 टन यूरेनियम की सप्लाई सुनिश्चित की गई है, जो हमारे परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक बड़ी राहत की बात है। ये यूरेनियम समझौता मैक्रो इकोनॉमी और भविष्य के लिए एक बड़ा सेफ्टी नेट जरूर है। लेकिन जब हम इन करोड़ों अरबों के सौदों की बात करते हैं ना, तो अक्सर भूल जाते हैं कि अर्थव्यवस्था के हिचकोलों का जमीन पर मौजूद कंपनियों और उनके कर्मचारियों पर कैसा सीधा असर पड़ता है। स्रोतों से एक बहुत ही मानवीय और परेशान करने वाली कॉर्पोरेट खबर भी सामने आई है। मशहूर क्राफ्ट बियर कंपनी बीरा 91 भारी वित्तीय संकट से गुजर रही है। वहां के कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला है। एक कर्मचारी का उदाहरण जो स्रोत में दिया है वो बहुत ही दर्दनाक है। जब उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, तब अस्पताल में बिल चुकाने के वक्त पता चला कि कंपनी का स्वास्थ्य बीमा कार्ड काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपनी ने प्रीमियम ही नहीं भरा था। लोग अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए अपनी पीपीएफ जैसी जीवन भर की सेविंग्स तोड़ने को मजबूर हैं। जब सिस्टम में लिक्विडिटी कम होती है या बाहरी कारणों से कच्चे माल की लागत बढ़ती है, तो कई बार कंपनियों के भीतर का गवर्नेंस बुरी तरह चरमरा जाता है। ये मामला महज एक कंपनी के घाटे में जाने का नहीं है। ये दिखाता है कि कॉर्पोरेट ढांचे में जब दरार आती है तो उसकी सबसे भारी कीमत वो आम कर्मचारी चुकाता है। एक तरफ हम ग्लोबल सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक कर्मचारी के पास अपने बच्चे के जन्म के वक्त बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है।
ये हमारे वर्तमान सिस्टम की उस खामी को उजागर करता है जहां आर्थिक झटकों का सबसे पहला शिकार सबसे निचला तबका होता है। यही सिस्टमिक खामी हमें सिर्फ अर्थव्यवस्था में ही नहीं बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारे रवैये में भी देखने को मिलती है। बिल्कुल। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की 2026 की स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश के आंकड़ों पर ही गौर करें तो वहां 267 दिन एक्सट्रीम वेदर यानी चरम मौसम का कहर रहा, चाहे वो अचानक आने वाली बाढ़ हो या बेमौसम की भारी बर्फबारी। और जलवायु परिवर्तन का असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं है, ये हमारी जमीन के भूगोल और वन्य जीवों के व्यवहार को भी बदल रहा है। इस रिपोर्ट का एक बहुत ही चिंताजनक पहलू बाघों के रहवास से जुड़ा है। डेटा बताता है कि 20 राज्यों में बाघों का इलाका अब लगभग 6 करोड़ लोगों के रिहायशी इलाकों के साथ ओवरलैप कर रहा है। जब जंगल कम होंगे और मौसम की मार से प्राकृतिक संसाधन घटेंगे तो जानवर भोजन की तलाश में बाहर आएंगे ही। इसका सीधा सा अर्थ है कि आने वाले समय में इंसानों और वन्य जीवों के बीच टकराव की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ने वाली हैं। इसी रिपोर्ट में एक और ऐसा आंकड़ा है जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम समस्याओं का समाधान तो तब करेंगे ना जब हमें उनके होने का पता होगा। हाँ, वो एयर क्वालिटी वाला डेटा। रिपोर्ट बताती है कि 85% भारतीय आबादी, जिसका मतलब है लगभग 1.2 बिलियन से अधिक लोग, ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहां हवा की गुणवत्ता मापने के लिए कोई एयर क्वालिटी मॉनिटर लगा ही नहीं है। हम हर साल दिल्ली या कुछ बड़े शहरों के प्रदूषण पर चर्चा करते हैं, लेकिन देश की एक बहुत बड़ी आबादी किस तरह का जहर रोज सांसों के जरिए अंदर ले रही है, इसका हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है। तो आपके रिकॉर्ड में प्रदूषण का स्तर हमेशा सुरक्षित ही दिखेगा। हम अदृश्य समस्याओं से नहीं लड़ सकते। और ये अदृश्य रहने की थीम हमारे शहरों के कचरा प्रबंधन में भी बहुत साफ दिखाई देती है। स्रोतों ने हमें दिल्ली के कचरा बीनने वालों की एक बहुत ही मार्मिक कहानी दी है। ये वो लोग हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं पर कभी ध्यान नहीं देते। नरगिस, 60 साल की उम्र पार कर चुकी, रहमान बी और समीर अली जैसे लोग। ये लोग रोजाना सुबह सुबह मिश्रित और बदबूदार कचरे के ढेरों में से अपने नंगे हाथों से प्लास्टिक, कत्ता और पन्नियां अलग करते हैं। अगर हम इन कचरा बीनने वालों के काम को अर्थशास्त्र के नजरिए से समझें तो इनकी अहमियत हैरान करने वाली है। दिल्ली नगर निगम के ही आंकड़ों के अनुसार घरों से निकलने वाले कचरे का केवल 59% हिस्सा ही स्रोत पर अलग होता है। बाकी का सारा मिला जुला कचरा ऐसे ही डंपिंग ग्राउंड या लैंडफिल की तरफ चला जाता। ये जो अनौपचारिक कर्मचारी हैं, अपनी मेहनत से रोजाना लगभग 2000 टन कचरे को लैंडफिल के पहाड़ों में जाने से रोकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर ये लोग अपना काम बंद कर दें तो उस कचरे को मैनेज करने में नगर निगम को रोजाना करीब 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। मतलब ये लोग रोज सिस्टम का 1 करोड़ रुपए बचा रहे हैं। और इसके बदले में इन लोगों को क्या मिलता है? दिन भर की कमल तोड़ मेहनत और स्वास्थ्य के जोखिम के बाद रोजाना सिर्फ 300 रुपए की कमाई, और वो भी बिना किसी जॉब सिक्योरिटी या स्वास्थ्य बीमा के। रहमान बी का अनुभव तो ये बताता है कि कई बार ये लोग दिन भर मेहनत करके जो कचरा छांटते हैं, अधिकारी आकर उसे वापस जमीन में गाड़ देते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे जिन स्मार्ट शहरों की चमक और साफ सफाई इन अदृश्य हाथों पर टिकी है, उन हाथों को ही सबसे ज्यादा हाशिए पे रखा गया है। यह दर्शाता है कि हमारे विकास के मॉडल में श्रम का सही मूल्यांकन अभी तक नहीं हो पाया है। चलिए अब इस जमीनी हकीकत से आगे बढ़कर राष्ट्रीय नीतियों और विज्ञान की दुनिया पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि वहां भी कुछ बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। हाल ही में एक अहम नीतिगत फैसले के तहत नए भूकंप जोनिंग नियमों को वापस ले लिया गया है। इसके पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने IS 1893 के तहत पिछले साल नए और काफी सख्त भूकंप जोनिंग नियम जारी किए थे ताकि इमारतें और ज्यादा सुरक्षित हों। लेकिन अब उन सख्त नियमों को वापस ले लिया गया है और पुराने नियमों को ही लागू रखा गया है। इस वापसी का कारण विशुद्ध रूप से आर्थिक है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और कई मेट्रो रेल निगमों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। उनका तर्क ये था कि इन नए मानकों को लागू करने से निर्माण और जो बड़े बुनियादी ढांचे वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी लागत अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। विकासकर्ताओं का कहना था कि इससे कई जो प्रोजेक्ट्स अभी बीच में हैं, वे फंसी हुई संपत्ति बन सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो मान लीजिए कोई बिल्डर आधी बिल्डिंग बना चुका है और अचानक नए नियमों के कारण उसे पूरा ढांचा बदलना पड़े, तो वो प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से असंभव हो जाएगा और वहीं रुक जाएगा। इसे ही स्ट्रैंडेड एसेट्स कहते हैं।
यहाँ सरकार को सुरक्षा मानकों को बढ़ाने और आर्थिक लागत को नियंत्रण में रखने के बीच एक बहुत ही मुश्किल चुनाव करना पड़ा। नीतियों के अलावा स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र से भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले अपडेट्स हैं। भारत में स्तन कैंसर के मामलों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। जहां 1990 में प्रति 1 लाख महिलाओं पर इसके 13 मामले सामने आते थे, वहीं 2023 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार यह दर बढ़कर 29.4 हो गई है। ये दोगुने से भी ज्यादा का उछाल है, जो हमारे लाइफस्टाइल, पर्यावरण और जेनेटिक्स में आ रहे बदलावों की तरफ इशारा करता है। पर्यावरण और मानव शरीर के रिश्ते पर एक और बहुत ही नया शोध सामने आया है। ये शोध बताता है कि जलवायु परिवर्तन का सीधा असर हमारे जन्म के अनुपातों पर पड़ रहा है। डेटा के मुताबिक गर्भावस्था के दौरान जब महिलाएं बढ़ती गर्मी यानी एक्सट्रीम हीट का सामना करती हैं, तो नर बच्चों का जन्म कम हो रहा है। इसके पीछे कई जैविक कारण हो सकते हैं, लेकिन ये स्पष्ट करता है कि ग्लोबल वार्मिंग अब केवल ग्लेशियर पिघलने का मुद्दा नहीं है, ये सीधे मानव जीव विज्ञान को बदल रहा है। लेकिन विज्ञान सिर्फ चिंताएं नहीं बढ़ाता है, बल्कि उम्मीद की किरण भी दिखाता है। स्रोतों में एक बहुत ही शानदार प्रयोग की जानकारी है। वैज्ञानिकों ने गाजर के कचरे को बायोमास रूपांतरण के जरिए फिर से खाने लायक पोषक पदार्थ में बदलने का सफल प्रयास किया है। बायोमास रूपांतरण, आसान शब्दों में कहें तो कचरे की रासायनिक संरचना को इस तरह बदलना कि वो एक नए और उपयोगी रूप में ढल जाए। बढ़ती आबादी और खाने की कमी को देखते हुए कचरे को वापस भोजन में बदलना एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। अपशिष्ट को संसाधन में बदलना सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। तो आज की इस पूरी चर्चा के अलग अलग धागों को अगर हम एक साथ बांधें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। हमने देखा कि कैसे दुनिया के एक कोने में दागी गई मिसाइल या समुद्र में फंसा जहाज सीधे हमारे घर की रसोई गैस का बजट बिगाड़ देता है। हमने बीरा 91 के मामले में देखा कि कैसे बड़ी सप्लाई चेन का संकट एक आम कर्मचारी के स्वास्थ्य बीमा को रोक देता है। हमने देखा कि कैसे बड़े शहरों का भारी भरकम कचरा प्रबंधन बिना किसी सुरक्षा वाले थके हुए कचरा बीनने वालों के कंधों पर टिका है। और कैसे जलवायु परिवर्तन हमारे शरीर की बुनियादी संरचनाओं तक को बदल रहा है। इस पूरी तस्वीर का सबसे बड़ा सबक यही है कि अब स्थानीय और वैश्विक के बीच की दीवार पूरी तरह से गिर चुकी है। चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, पर्यावरण हो, कूटनीति हो या विज्ञान, कुछ भी अलग थलग नहीं है। इन सभी रिपोर्ट्स को एक साथ देखने के बाद आज के सफर को खत्म करते हुए सुनने वालों के लिए एक नया नजरिया छोड़कर जाना चाहूंगा। बिल्कुल। हम हमेशा से ये मानते आए हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया भर की अच्छी चीजों का हमारे घर तक आना, जैसे फास्ट इंटरनेट, नए गैजेट्स या विदेशी गाड़ियां। लेकिन आज के इन स्रोतों से एक बात बिल्कुल साफ है कि अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये भी है कि दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली गलतियों की कीमत भी हमें ही अपने घर में चुकानी पड़ेगी। चाहे वो किसी और देश का युद्ध हो जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल दे, या ग्लोबल कार्बन एमिशंस जो हमारे मौसम और स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा हो। ऐसे में असली सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब लोकल होना या अपनी सप्लाई और ज़रूरतों के लिए आत्मनिर्भर होना सिर्फ एक विकल्प रह गया है, या फिर आने वाले वक्त के इन ग्लोबल झटकों से बचे रहने के लिए यही हमारी इकलौती शर्त होगी। स्रोतों से मिली इन जानकारियों के आधार पर एक बात स्पष्ट है कि हमारा वर्तमान ढांचा बहुत नाजुक है। जब देश की 85% आबादी की हवा नापने का कोई तरीका ही नहीं है और हमारे बड़े शहरों का कचरा प्रबंधन बिना सुरक्षा वाले कुछ लोगों के कंधों पर टिका है, तो सोचिए, क्या हम भविष्य की चुनौतियों के लिए सच में तैयार हो रहे हैं या फिर सिर्फ आपदा आने के बाद उससे निपटने की कोशिशों में ही उलझे हुए हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।